हेलो एंड वेलकम बैक। यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 पेपर 6 के लिए है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के तहत हम लोग पांचवा चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स की बात कर रहे थे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी शैक्षिक आवश्यकताएं विशिष्ट हैं या जिनको अलग से अटेंशन की, स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर की ज़रूरत है। और इसी टॉपिक के तहत हम लोग फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चे होते हैं, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके शिक्षा और समायोजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ऐसे बच्चों की शिक्षा के बारे में बात करेंगे जो भाषा दोष से ग्रसित हैं, यानी जिनको स्पीच डिफेक्ट, स्पीच इम्पेयरमेंट है। उस तरह के बच्चों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए कौन से विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वो बच्चे कौन से हैं जिन्हें हम भाषा दोष से ग्रसित कहेंगे। भाषा जो है वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। और शिक्षण के क्रम में अक्सर ऐसा होता है कि शिक्षक अपनी बात बच्चों तक भाषा के माध्यम से पहुंचाता है, या बच्चे भी अपना, जब बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा होता है तो वह भी अपने अर्जित ज्ञान को भाषा के माध्यम से ही बताते हैं। तो साधारणतया शिक्षा की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें भाषा की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। बिना भाषा के सीखना और अपने पाठ्यक्रम का समुचित अध्ययन करना कठिन जरूर हो जाता है। तब हम लोग देख लेते हैं कि भाषा दोष से ग्रस्त बच्चे कौन से हैं। एक परिभाषा को समझने की कोशिश करें हम, एक परिभाषा के मद्देनज़र, तो 3 विशेषताएं अगर किसी बच्चों में हो तो उन बालकों को हम भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक मानते हैं। यह परिभाषा किसने दी? वान राइपर ने 1972 में। और उन्होंने 3 विशेषताओं के बताया और बोला कि अगर ये विशेषताएं किसी बच्चे की भाषा में मिल रहे हों तो उसे हम भाषा संबंधी दोष से ग्रसित बालक मानेंगे। क्या है वह परिभाषा? पहली विशेषता है कि दूसरे लोगों का ध्यान जब बालक द्वारा बोले गए शब्द या वाक्य की ओर अनावश्यक रूप से चला जाए, यानी जब बच्चा कुछ बोले या कहे तो जिन लोगों को उसकी बात में दिलचस्पी नहीं है या जिनके लिए वह अपनी बात नहीं भी कह रहा है, लेकिन उसकी भाषा बोलने के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी वजह से अनावश्यक रूप से दूसरे लोगों का ध्यानाकर्षण हो जाए तो। और दूसरी विशेषता है कि यदि दोष या अनियमितता विचारों की अभिव्यक्ति में बाधक हो, यानी आपके भाषा में ऐसे दोष हैं कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, अपने विचारों को उसी रूप में दूसरों को समझा नहीं पा रहे हैं, तो यह भी भाषा दोष से ग्रसित बालक की विशेषता होगी। और तीसरी विशेषता है कि बालक को सामाजिक रूप से कुसमायोजित होने में उससे मदद मिलती है, सोशली मल एडजस्टेड होने में। मल एडजस्टमेंट क्या है, कुसमायोजन क्या है? जब व्यक्ति का कोई गुण ऐसा हो जाता है जिससे वह समाज में फिट इन न कर पाए, मतलब समाज में स्वीकार या न हो पाए, या उसके व्यवहारों में उससे कुछ डिसऑर्डर आने लगे, वह अपने को कुसमायोजित पाए, एडजस्ट न कर पाए, तो उस वैसे व्यवहार को भी हम कुसमायोजित व्यवहार कहते हैं। और अगर यहाँ पर भाषा के चलते ऐसा होगा तो उसको हम भाषा दोष से ग्रसित बालक कहेंगे। तीनों ही विशेषताओं के आलोक में हम किसी भी बच्चे को समझ सकते हैं कि वह भाषा दोष से ग्रसित है या नहीं है। अब हमें देखना है कि भाषा दोष से जो ग्रस्त बच्चे हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी है। कर्क एवं गालाघर के अनुसार भाषा दोष संबंधी दोष से ग्रस्त बालकों को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। और पहला डिवीजन क्या किया उन्होंने? गूंगे बालक, डम्ब चिल्ड्रन। तो ऐसे बालक जो चाह कर भी अपनी इच्छा को भाषा में, अर्थपूर्ण भाषा में व्यक्त न कर पाएं,
और सिर्फ संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात कह पाएं, उनको हम गूंगे बालक कहेंगे। गूंगे बालकों में से कुछ ऐसे होंगे जो कि जन्म से ही गूंगे होते हैं, और जन्म से गूंगे बालक नॉर्मली बहरे भी होते हैं। यदि गूंगापन बाद में किसी बीमारी या दुर्घटना के कारण हो तो यह संभव है कि ऐसे व्यक्ति बहरे ना हों, सिर्फ गूंगे ही हों। दूसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन विथ आर्टिकुलेशन डिजॉर्डर्स, यानी उच्चारण संबंधी दोष वाले बालक। ऐसे बालकों में जो भी भाषा का उपयोग करते हैं वह तो गलत उच्चारण करते हैं। जैसे वह कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और देते हैं। जैसे राजा को बाजा कह देना, या फिर लकड़ी को ककड़ी कह देना, या कुछ भी ऐसे उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि उच्चारण संबंधी दोष क्या हो सकता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता है तो संभव है कि वह इन चीज़ों पर अगर विशेष ध्यान दे और उसको उचित प्रशिक्षण मिले तो उच्चारण संबंधी दोष में सुधार किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी है चिल्ड्रन विथ वॉइस डिजॉर्डर्स। इसमें क्या है, ये आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक हैं, यानी जब बच्चे द्वारा बोली गई आवाज़ के गुण, उसके उच्चता या तारत्व, पिच में असामान्यता होती है तो इसको भी हम भाषा संबंधी दोष वाले बालक के रूप में पहचान करते हैं। इसको फिर से समझते हैं हम कि वॉइस डिजॉर्डर या आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक कौन से हैं। ऐसे बालकों की भाषा में जब वो कुछ कहते हैं तो उनकी आवाज़ का जो गुण है, जो क्वालिटी है, वो सामान्य बच्चों की भांति नहीं होता है। लाउडनेस कम या ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि वो जब भी बोले तो तेज ही बोलें, या जो पीच है, आवाज़ में जो पीच होती है, तारत्व, वो एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, तो उससे भी हम आवाज़ संबंधी दोष वाले बालक या भाषा दोष से ग्रसित बालक की कैटेगरी में रखेंगे। चौथी कैटेगरी है चिल्ड्रन विथ फ्लुएंसी डिजॉर्डर्स। ऐसे बच्चे प्रवाहिता संबंधी दोष से ग्रसित होते हैं और इनकी वाणी जो होती है वो सामान्य प्रवाह नहीं होता है। सामान्य तौर पर ऐसे बालकों को हम हकलाने वाले बालक भी कहते हैं। तो नॉर्मली आप ऐसे बच्चों से परिचित होइएगा जो कि बोलते समय हकलाते हैं। पांचवी कैटेगरी है व्याख्यान संबंधी दोष वाले बालक या चिल्ड्रन विथ लैंग्वेज डिजॉर्डर्स। इस श्रेणी में उन बालकों को रखा जाता है जिन्हें कुछ खास शब्द को बोलने में ही कठिनाई होती है, यानी बाकी शब्द तो वो बोल लेते हैं बट कुछ खास शब्द ऐसे होते हैं जिनको वो बोल ही नहीं पाते, अवाक रह जाते हैं। अब हम लोगों को इन सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए शिक्षा में क्या क्या विशेष उपाय किए जाते हैं, इस पर ध्यान देना होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि स्पीच इम्पेयरमेंट या भाषा दोष से ग्रसित बालकों के लिए जब हम शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं तो क्या क्या स्पेशल उपाय किया जा सकता है। पहला जो उपाय हो सकता है वह है प्रोवाइडिंग हेल्प फ्रॉम लैंग्वेज एंड स्पीच एक्सपर्ट्स। ऐसे बच्चों को जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, भाषा विशेषज्ञ हैं, जिनको की ट्रेनिंग प्राप्त है इस क्षेत्र में, उनसे मदद दिलवानी चाहिए, उनसे कंसल्टेशन करवाया जाना चाहिए। और अगर किसी तरह की स्पीच थेरेपी या भाषा चिकित्सा की ज़रूरत हो बच्चों को तो वह भी करानी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई बार कुछ मेडिकल नीड्स की वजह से भी बच्चों की आवाज़ हकलाने या साफ आवाज़ नहीं निकलने की विशेषता उनमें आ जाती है। तो अगर हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे तो वो इस तरह की छोटी मोटी जो बायोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज है उसको दूर कर पाएंगे। दूसरा, चूँकि भाषा धीरे धीरे सुधार करने वाली चीज़ है और उसको सुधार करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि उस व्यक्ति को पता चले कि उसकी आवाज़ में कहाँ दिक्कत हो रही है, उसकी समस्या क्या है, इसके बारे में उसको पता चलेगा और फिर उसका अगर उपाय भी बताया जाएगा तो वह बच्चा धीरे धीरे अपनी भाषा और उच्चारण में सुधार कर पाएगा। इसके लिए हम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं।
यानी व्यक्तिगत चिकित्सा पद्धति क्या है, जहाँ पर एक बच्चे को एक बार में अटेंशन मिले और उसको इलाज किया जाए। ग्रुप थेरेपी में हम कई बच्चों को एक साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज़, सेंसिटाइजिंग टीचर्स एंड पीयर स्टूडेंट्स। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आपके आसपास आपका कोई सहपाठी, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति हकलाने लगता है या बोल नहीं पाता या गूंगा होता है, तो उसको हे दृष्टि से देखते हैं लोग या उसको किसी मजाक वाले शब्दों से बुलाने लगते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। यह इस तरह का बर्ताव ऐसे व्यक्तियों में हीन भावना को जन्म देगा। वह कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, आत्मविश्वासी नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी है कि जो शिक्षक ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, जो सहपाठी हैं, जो आसपास के लोग हैं, सबको संवेदनशील बनाया जाए और यह बताया जाए कि किसी भी डिफॉर्मिटी की तरह ही भाषा दोष भी एक डिफॉर्मिटी है, एक विकार है, जिसको कि अगर आप स्नेहमयी वातावरण में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें दूर किया जा सकता है। स्पेशल क्लासेस फॉर टीचिंग स्पीच टेक्निक्स, इसके बारे में हमने अभी बात की कि उनको भाषा से जुड़ी हुई चीज़ें सिखाने के लिए, भाषा तकनीक सिखाने के लिए विशेष क्लासेस का इंतज़ाम होना चाहिए। यानी जो रेगुलर पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ ऐसे क्लासेस की भी व्यवस्था की जाए जिसमें वो भाषा संबंधी त्रुटि को दूर कर पाएँ। शिक्षकों का प्रशिक्षण, ऐसे बच्चों के क्या स्पेशल नीड्स है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। क्योंकि ये संभव नहीं है कि इस तरह के सभी बच्चों को भाषा विशेषज्ञों के माध्यम से ही पढ़ाया जाए। तो यह अनिवार्य हो जाता है कि जो शिक्षक हमारे पास उपलब्ध हैं वहीं अपने को कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, अपनी क्षमता का विस्तार करें, और ऐसा वह प्रशिक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ केसेज में ऐसे बच्चों को स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल की आवश्यकता हो सकती है, जहाँ पर पूरा ध्यान उनकी शिक्षा और उनके समायोजन पे दिया जाए। उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए ऐसे स्कूल्स में, चूँकि 24 आवर बच्चे उसी परिवेश में रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा समय और ज़्यादा ध्यान मिल पाता है। स्पेशल लर्निंग टूल्स हैं, बहुत तरह के लर्निंग टूल्स आते हैं जो भाषा सिखाते हैं। उदाहरण के लिए उच्चारण संबंधी बच्चों की अगर हम बात करें तो ऐसे टेप्स आ सकते हैं जिनमें कि सही शब्दों के सही उच्चारण को सिखाया जाए, उसमें बार बार बोला जाए, दोहरा कर सीखने की व्यवस्था ऐसे टेप्स से मिल सकती है। साथ ही ऐसे बच्चों के माता पिता का प्रशिक्षण भी अनिवार्य है। उनको भी ऐसे बच्चों के प्रति संवेदनशील होना होगा। उन्हें अपने दूसरों बच्चों से तुलना करने से बचना होगा, और अगर वो तुलना कर भी रहे हैं तो उन्हें सिर्फ यह समझना होगा कि सभी बच्चे अलग अलग क्षमता के साथ इस दुनिया में आते हैं, और अगर उस क्षमता को उचित परिवेश मिले, उचित प्रशिक्षण मिले, इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले, तो कोई भी बच्चा अपनी किसी भी कमियों और अवगुणों के साथ भी किसी न किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। इसलिए पेरेंट्स का दायित्व हो जाता है कि उनके बच्चे चाहे किसी तरह के भाषा दोष से ही ग्रस्त क्यों न हो, उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता बनाए रखें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।